नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में सीएम धामी ने मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना के उद्यमियों के साथ संवाद किया। इसके अलावा कार्यक्रम में उरेडा स्वरोजगार योजना के संचालन की झलक भी दिखाई गई। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे उद्यमियों ने सीएम धामी का आभार भी जताया। क्योंकि अब भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। नवाचार, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में आज दुनिया के अग्रणी देशों में हमारा नाम आ रहा है। भारत में निर्मित नवीनतम तकनीक से युक्त स्वदेशी हथियार और संसाधन आज विश्व के किसी भी देश की तुलना में अधिक सक्षम और अधिक प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। इसी प्रकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये योजना हमारी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, क्योंकि सौर ऊर्जा का स्रोत असीमित होने के साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल भी है और ये हर व्यक्ति को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखती है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को जो संतुलन है, उस संतुलन में भी बहुत प्रभावी भूमिका निभाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम योजना जैसी योजनाओं के साथ ही भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन और ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक और सौर ऊर्जा के माध्यम से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है और इसके साथ ही 2070 तक देश को नेट जीरो अर्थात कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य भी उन्होंने रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार भी प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को लगातार प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है और हमने प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही सौर ऊर्जा नीति भी लागू की है, जिसके अंतर्गत 2027 तक हमने 250 मेगावाट सोलर क्षमता पाने का भी लक्ष्य रखा है। आने वाले कुछ वर्षों में हमारा लक्ष्य उत्तराखंड के हमारे सभी शासकीय भवनों को सोलर पावर से चलाने का है। उसके लिए हमने पिछले आम बजट में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया है। आगे हम इसको और भी बढ़ाने वाले हैं। हमने जहां राज्य में रूफटॉप सोलर पॉइंट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी प्रदान की, वहीं पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना के लिए लाभार्थियों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की है। हमारी सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने 20 से लेकर 200 किलोवाट तक की परियोजनाएं स्थापित करने पर 20 से 50% का अनुदान हम प्रदान कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के साथ साथ दिव्यांगजनों को 5% का अतिरिक्त अनुदान भी इस योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जहां एक और संयंत्र स्थापित करने हेतु ऋण पर 4% की सब्सिडी दी जा रही है, वहीं यूपीसीएल द्वारा पावर परचेज एग्रीमेंट के माध्यम से 25 वर्षों का अनुबंध करके 4.64 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद की गारंटी भी सुनिश्चित की गई है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए हमने आवेदन से लेकर आवंटन तक की जितनी व्यवस्थाएं हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरल, सुलभ और दक्ष बनाया है। भाइयों बहनों, प्रदेशवासियों को सोलर प्लांट लगाने के लिए दूर दूर न जाना पड़े, अन्य स्थानों पर भटकना न पड़े, इसलिए हमने प्रदेश में सोलर वेंडरों की संख्या बढ़ाते हुए आवासीय क्षेत्र के लिए 365 वेंडरों को मान्यता प्रदान भी की है।
इसके साथ ही हमारी सरकार ने नेट मीटरिंग की व्यवस्था को भी सरल बनाने के साथ ही 10 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम को तकनीकी आकलन से बाहर रखा है, जिससे हमारे नागरिक सौर ऊर्जा को आसानी से अपना सकें, आसानी से इसका लाभ ले सकें। भाइयों बहनों, हम हमारे पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। एक जनपद दो योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, जिसके बारे में मैंने अभी उल्लेख किया था, इसने भी हमारे स्थानीय उत्पादकों को व्यापक पहचान दी है, हमारी मातृशक्ति को अनेक अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा हम स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, और जिसको प्रधानमंत्री जी बार बार अनेक मंचों पर हमारे राज्य में देशवासियों से, जिसके लिए उन्होंने कहा है बेड इन उत्तराखंड, यानी कि जो विदेशों में जाके मंगल कार्य करते हैं, अपने परिवार के विवाह आदि के कार्यक्रम करते हैं, उन सभी से उन्होंने कहा है कि विवाह के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त स्थान कहीं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जैसे ही चुनाव आयोग तिथि घोषित करेगा, उसी के अनुसार हम चुनाव में जाएंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की भी जो भी तिथि नियत करेगा, उस नीति पर हम लोग चुनाव में जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार। हम पूरी तरह से तैयार हैं पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की भी जो भी तिथि नियत करेगा, उस नीति पर हम लोग चुनाव में जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सहसपुर विकासखंड के गुनियाल गांव में शुरू किया गया ये विकसित संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक प्रदेश में चलेगा। इसमें किसानों को नई तकनीक एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिसके तहत सरकार किसानों के साथ सीधे संवाद करेगी। इस कार्यक्रम में किसानों के मिले फीडबैक के आधार पर सरकार नवाचार का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगी। उत्तराखंड का अनूठा त्योहार भटौली इस बार 7 जून को उत्तराखंड संस्कृति एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट दिल्ली एनसीआर में प्रवासी भाइयों और बहनों के बीच बड़े स्तर पर मनाएंगी, जहां पर भाई अपनी बहनों को समलौड़ प्रेषित करेंगे। जहां कार्यक्रम दिल्ली में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, वहीं राज्य मंत्री मधु भट्ट का साफ कहना है कि जो महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनको यहां इस कार्यक्रम में सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। बिल्कुल, भटौली हमारा बहुत ही लोक पर्व है और ये भाई बहन के एक बहुत ही एक भावनात्मक प्यार को दर्शाता है। और इस बार क्योंकि हमारी बहुत बड़ी संख्या में जो है प्रवासी जो हैं वो बाहर भी रहते हैं, अन्य राज्यों में भी रहते हैं, तो इसी के तहत दिल्ली में ये हमारे क्योंकि 25-30 लाख के करीब हमारे जो उत्तराखंडी जो भाई बहन रहते हैं, वहाँ पर ये कार्यक्रम करने का हमने पहला ये शुरुआत की है। क्योंकि पिछले कई सालों से तो ये भटौली कार्यक्रम चल ही रहा है, लेकिन संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। वहाँ पे हमारी बड़ी संख्या में वहाँ पे हमारी बहनें आएंगी और हम लोग वहाँ पे हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मध्य कई परिसंपत्ति को लेकर लगातार बैठकें होती रहती हैं। इन्हीं परिसंपत्तियों को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे। इस संबंध में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में जल्द ही ये बैठक होगी, जिसमें बनबसा बैराज का विषय रखा जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के स्वामित्व में है। उन्होंने कहा कि बनबसा बैराज अपनी 100 साल की आयु पूरी कर चुका है, ऐसे में इसके ट्रीटमेंट के लिए यूपी के मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की परिसंपत्ति को लेकर होने वाली बैठक पर तंज कसा है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन
सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आज तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की और यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में जो परिसंपत्ति बंटवारे का काम हो जाना चाहिए था वो अभी तक अधर में क्यों लटका हुआ है। ऐसे में इस बैठक में कुछ सकारात्मक फैसले निकालने की उम्मीद भी कम ही है। अभी हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ जी से मिलने जाना है और परिसंपत्तियों का हमने फैसला करना है। उसमें सिंचाई विभाग के कुछ बैराजेस हैं, जैसे खास करके बनबासा का बैराज जो है वो उत्तर प्रदेश के पास है और वो अपनी आयु पूरी कर चुका है, 100 साल उसकी आयु हो चुकी है। अगर उसमें कोई भी डैमेज हो जाएगा तो नेपाल से हमारा आवागमन जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि यूपी इसको ठीक करे, उसका जो है रेट्रोफिटिंग करे, नहीं तो फिर हम उत्तराखंड उसकी रेट्रोफिटिंग करेगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत वो आवश्यक है। बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है और इससे बड़ा सौभाग्य भी क्या हो सकता है। परिसंपत्तियों का जहाँ तक सवाल है, अगर बंटवारे की बात है तो ये तो राज्य में उत्तराखंड में जिसकी परिसंपत्तियाँ हैं, उत्तर प्रदेश जिससे परिसंपत्तियाँ मिलनी है, और केंद्र जो आर्बिट्रेटर है। 3 लोग हैं इसमें। जो हमारा उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 जिसके चलते उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, उस बिल में ये प्रावधान है कि परिसंपत्तियों के बंटवारे में दोनों राज्यों की सहमति में अगर कोई दिक्कत आएगी तो केंद्र सरकार उसमें आर्बिट्रेटर की भूमिका निभाएगी। इस समय केंद्र में कौन है? बीजेपी। उत्तर प्रदेश में कौन है? बीजेपी। उत्तराखंड में कौन है? बीजेपी। तो इससे माकूल, जो मैंने आपको कहा सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग की ओर से देहरादून में एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं जागरूकता रैली को राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, बीजेपी विधायक सविता कपूर और खजान दास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा रैली से पहले राजधानी देहरादून के दून लाइब्रेरी में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चर्चा भी की गई। साथ ही इस अवसर पर सड़क दुर्घटनाओं के समय यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने वाले और बचाने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लोगों को यातायात के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। जागरूकता रैली निकाली जा रही है। उससे पहले जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचा करके एक उल्लेखनीय अनुकरणीय कार्य किया है, उनको सम्मानित करने का भी एक अच्छा काम विभाग के द्वारा इसमें हुआ है। और जागरूकता रैली के माध्यम से सारे समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है कि जो यातायात के नियम हैं सब उसका पालन करें, ओवर स्पीड न करें, नशा। पौड़ी के विकासखंड थलीसैंड का जुलू गांव अब प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने वाला पौड़ी जिले का पहला गांव बन गया है। यहां के किसान पिछले 2 साल से उद्यान विभाग को कुफरी प्रजाति के प्रमाणिक आलू बीज उपलब्ध करा रहे हैं। जिले में आलू बीज की मांग को देखते हुए आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम को विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संदेश की दिशा में काम करते हुए आलू बीज उत्पादन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। थलीसैंड ब्लॉक में हमारे जो जल्लू और सलूनधार का इलाका है, यहाँ पे आलू का उत्पादन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। और हम लोगों ने अब इस काश्तकारों को उनकी जो आलू उत्पादन जो करते हैं उसका उचित मूल्य देने के लिए हमने उनको हिमाचल से जो बीज है, F1 बीज है, वो मंगा के दिया। और उस बीज से ही काश्तकारों ने वहाँ पे 250 कुंटल बीज का उत्पादन भी किया और जो आलू है जो मार्केट में जाता है उसका भी उत्पादन हुआ। और जो 250 कुंटल के लगभग जो बीज का आलू हुआ उसको उद्यान विभाग ने उनसे ले लिया। और जहाँ पहले वो लोग लगभग 12 से 15 रुपये किलो आलू उसको बेचते थे, उद्यान विभाग ने उनसे 25 रुपये किलो उस आलू को लिया। तो इससे उनकी आजीविका में भी वृद्धि हुई है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम द्वारा थराली विकास खंड के जोलाकोट गांव से विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में थराली से बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम प्रभारी शिव दयाल ने अभियान की जानकारी देते हुए काश्तकारों को उन्नत कृषि के बारे में जानकारी दी। देश में विकसित कृषि संकल्प का जो अभियान चल रहा है, निश्चित रूप से विभिन्न विभागों के माध्यम से ये हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम के तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरुआत हुई है आज इसकी। और इसमें हमारे कृषि विभाग, पशुपालन, उद्यान और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए थे। उन्होंने तमाम विभागों की सारी जानकारी आज काश्तकारों को दी है। मैं समझता हूँ कि इन जानकारियों के माध्यम से निश्चित रूप से यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा और सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा। और जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है इसका कहीं न कहीं क्षेत्र को लाभ मिलेगा। हमारा जो भारत सरकार की जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारी लैब में जो भी नई चीज़ें विश्वविद्यालय में या कृषि विज्ञान केंद्र में या कहीं पर भी जो नई चीज़ें आ रही हैं वो किसानों तक समय पर पहुँचे। और इसमें विभाग भी आया है, क्योंकि जो हम कोई चीज़ जानकारी देते हैं तो विभाग को भी ये मालूम होना चाहिए कि क्या नई चीज़ें आई हैं। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि किसान जो है जो हमने जानकारी दी वो समझ नहीं पाता है, लेकिन जो विभाग के लोग हैं अगर वो चीज़ को, हमारी नई चीज़ को जानकारी रखते हैं तो चूँकि विभाग लगातार उनके संपर्क में ग्राउंड लेवल पर रहता है तो इससे उनको जो है वो अगर वो भूल भी जाते हैं तो वो उनको जो है जानकारी दे देता है। तो इसलिए जो हमारा जो दूसरा जो हमारा जो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे जो नए शोध हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जलवायु परिवर्तन काफ़ी हो चुकी है, तो इस जलवायु परिवर्तन के अनुसार हमें क्या शोध करना है। वैज्ञानिकों को ये नहीं मालूम हो पाता है कि उनको क्या जानकारी चाहिए, किस पे हमें शोध करना है। तो भारत सरकार की एक मंशा ये है कि हमें जो है गांव लेवल पे जो किसान है वो हमें फीडबैक बताए, या वो हमें इसमें एक फार्म भी भरना है किसानों का कि क्या उनकी समस्याएं आ रही हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में कई मांगों को लेकर उत्तराखंड लेखपाल संघ का 3 दिन का धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। प्रदर्शनकारियों ने तीसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। तहसील परिसर में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने राजस्व उपनिरीक्षकों की समस्याओं को हल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बार बार मांग के बाद भी राजस्व उपनिरीक्षकों को मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अंश निर्धारण की कार्रवाई जो चल रही थी, लेखपालों का खातेदारों का अंश निर्धारण होना था, इसको लेकर के आ रही समस्याओं और कठिनाई को लेकर हमने शासन को अवगत कराया था, लेकिन शासन ने कुछ भी नहीं किया। तो उसको लेकर 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार हमारा चल रहा है, जो आज शाम को इसका 3 दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम दिन है। उसके बाद फिर आगे हम रणनीति बनाएंगे कि हमें इस पर क्या करना है। इसमें हमारा जो प्रमुख मांगें रही हैं मैं बताना चाहूँगा उस पर है, जैसे हमें एक तो समय पर्याप्त दिया जाए, जो कठिनाइयाँ हमें अंश निर्धारण में आ रही हैं काश्तकारों के, उसके लिए हमें पर्याप्त अभिलेख उपलब्ध कराए जाएँ, और साथ ही जो संसाधन हमें दिए जा रहे हैं यथा जैसे कंप्यूटर है और डाटा, क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन होना है। जब कोई काम ऑनलाइन होना है तो उसके लिए स्वाभाविक है कि कंप्यूटर या ऐसी आवश्यकता जो आधुनिक चीज़ें हैं वो हमें उपलब्ध कराई जो नहीं है। इसी चीज़ों को लेकर के हमारा ये धरना चल रहा है और यही मांगें हमारी रही हैं, जिस पे आज हमारा तीसरा दिन इस धरने का चल रहा है। जो लगातार 3 दिन से हमारे यहाँ पे को धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसकी मुख्य मांग हमारी है कि जो अंश निर्धारण के लिए हमें कहा गया है कि अपने क्षेत्र के जो 5 गांव हैं उनके अंश निर्धारण करके दीजिए। ये एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इससे पहले पीएम किसान में भी हमें अंश निर्धारण के लिए कहा गया था, उसमें हमने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया गया था। यहाँ पे जो खतौनियाँ हैं बहुत पुरानी खतौनियाँ हैं जिसमें खुर्रे बंटवारे नहीं हुए हैं, तो वो जो बहुत बड़ी बड़ी खतौनियाँ हैं जिसमें हमें उनके जो खातेदार हैं उनका अंश निकालना है, क्योंकि जो वर्तमान खतौनी जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें हमें अंश स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए हमारी मुख्य मांग है कि जिला नैनीताल से यहाँ पे को जो हमारी पुरानी खतौनियाँ हैं अभिलेखों को तहसील स्तर पर लाया जाए, हमें उपलब्ध कराया जाए। और इसमें एक समाधान तो हमारी तरफ से ये कह सकते हैं कि जो हम काश्तकार हैं, गांव के काश्तकार हैं,
उनको भी इस जो अंश प्रक्रिया है उसमें सहभागिता दिया जाए और उनसे खुद ही वो लोग अपने अपने पुराने अभिलेख हम लोग को उपलब्ध कराएं। लेकिन इसके लिए जो समय सीमा हमें बाध्य किया जा रहा है कि इतने समय में दे दिया जाए, क्योंकि खरीद की पड़ताल से पहले हमें दे दिया जाए, तो वो संभव नहीं है। तो हमें टाइम इसके लिए चाहिए, इस प्रक्रिया के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां साइबर ठगों ने डीएम की बनाई फेक फेसबुक आईडी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सहायता मांग कर ठगी कर रहे हैं। साइबर ठगों से सावधान रहने की जिला प्रशासन ने अपील की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां साइबर ठगों से सावधान रहने की जिला प्रशासन ने अपील की है। साइबर ठगों ने डीएम की फेक फेसबुक आईडी बनाई है और इसके आधार पर इसके जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर सहायता मांग रहे हैं ठग। साइबर ठगों की इस हरकत से सावधान रहने की जिला प्रशासन ने अपील की है, जहां साइबर ठगों ने डीएम की फेक फेसबुक आईडी बनाई है और इस आईडी के जरिए लोगों से सहायता मांग रहे हैं और ठगी कर रहे हैं। सहायता मांगकर पैसे ठगे जा रहे हैं, जिसके चलते साइबर ठगों से सावधान रहने की जिला प्रशासन ने अपील की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां डीएम की एक फेसबुक आईडी बनाई गई है। साइबर ठगों के द्वारा फेक फेसबुक आईडी बनाई गई है और जिसके जरिए लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं और ठगी की जा रही है। साइबर ठगों से सावधान रहने की जिला प्रशासन ने अपील की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां साइबर ठगों ने डीएम की फेक फेसबुक आईडी बनाई है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां फेक फेसबुक आईडी के जरिए पैसे की डिमांड की जा रही है, सहायता मांगी जा रही है, जिसके चलते साइबर ठगों से सावधान रहने की जिला प्रशासन ने अपील की है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की पहल पर गुरुवार को कृषि विज्ञान केंद्र लोहाघाट में विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य अतिथि लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और विशिष्ट अतिथि मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर गणेश सिंह खाती ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और 3 कृषि रथों को हरी झंडी दिखाकर गांव की ओर रवाना किया। सर, मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स हूँ। इसके तहत जो ये कृषि संकल्प यात्रा निकली है, ये रथ जो गांव जा रहे हैं, इससे किसानों को मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जब दूरस्थ क्षेत्रों में जाएंगे, किसानों से इंटरेक्शन होगा, वैज्ञानिकों और किसानों के बीच में आपस में तालमेल होगा, तो मुझे लगता है कि कुछ किसान अपनी कहेंगे, कुछ इनकी सुनेंगे, कुछ ये, तो इसके साथ साथ जो एक इनके बात के बीच से निकलेगी तो उससे ज़रूर किसानों को लाभ होगा, क्योंकि जो किसानों की जो दूरस्थ गांव के उनकी किसानों की जो समस्याएं हैं, वो जो है ये एक ऐसा माध्यम है जो ऊपर स्तर तक इससे पहुंच सकती हैं, जिससे कि किसानों को अपनी छोटी छोटी समस्याओं को कहने का मौका मिलेगा। और जैसे अभी जो है ये रथ निकले हैं, तो इस समय जो है हमारे यहाँ खरीफ की फसल का बुआई का सीज़न चल रहा है, तो इस समय क्या आप बो सकते हैं, किस ढंग से उसका क्या फ़ायदा होगा, ये जो है किसान बताएंगे और कुछ जो है कृषक अपनी बात रखेंगे, तो मैं समझता हूँ इससे किसानों को एक बहुत बड़ा लाभ होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।